बच्चों, आज पाठ 3 भूगोल में अपवाह कक्षा 9 के लिए ये पढ़ा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे और ये भूगोल में अपवाह है। भूगोल में अपवाह शब्द का प्रयोग किसी नदी तंत्र की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। नदी तंत्र द्वारा जितने क्षेत्र में जल ग्रहण किया जाता है उस क्षेत्र को संबंधित नदी तंत्र अपवाह क्षेत्र अथवा अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक द्वारा 2 अपवाह द्रोणियों का विभाजन होता है और जल विभाजक के अंतर्गत वहाँ वर्षा जल का विभाजन करने वाली पर्वत श्रेणियाँ और पठार आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की मानी जाती है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी है। इसमें चित्र दिखाया गया धारा और धारा ए बे जल विभाजन का चित्र है। इसको आप देखें। अप्रवाह प्रतिरूप। अप्रवाह प्रतिरूप अपवाह प्रतिरूप की धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप को निर्मित करती हैं। उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अध-स्थिर शैल संरचना पर आधारित होते हैं। अपवाह प्रतिरूप को निम्नलिखित 4 भागों में व्यक्त किया गया है। वो 4 भाग हैं: द्रुमाकृतिक अपवाह, जलीनुमा अपवाह, आयताकार अपवाह, अरीय अपवाह। चारों के चित्र दिखाए गए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। द्रुमाकृतिक अपवाह यानी प्रतिरूप धाराएं किसी स्थान से भूस्थल के ढाल के अनुरूप बहती हैं। जब द्रुमाकृतिक प्रतिरूप का निर्माण होता है, इस प्रतिरूप में मुख्य धारा और उसके सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप जब सहायक नदियां मुख्य नदी के समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती है। तीसरा, आयताकार अपवाह प्रतिरूप। यह प्रतिरूप प्रबल संबंधित शैलीय भूभाग पर विकसित होता है। चौथा, अरीय अपवाह प्रतिरूप। यह प्रतिरूप जब विकसित होता है तब केंद्रीय शिखर अथवा गुंबद जैसी संरचना विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगती हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप एक ही प्रवाह द्रोणी में मिल जा सकते हैं। तो ये चारों का आपको चित्र भी दिखाया गया है। इस चित्र को आप देखेंगे और ध्यान से और इसी के अनुरूप कार्य करेंगे। इससे आगे जो भारत में अप्रवाह तंत्र है वह भौगोलिक आकृतियों के अनुसार भारत में अपवाह तंत्र 2 प्रकार के में विभक्त किया जा सकता है: हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। भारत के 2 प्रमुख प्रौद्योगिक भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियाँ एक दूसरे के अलग। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर जल रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले बर्फ अथवा हिमधारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 प्रमुख नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों में पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया जाता है। हिमालय की नदियां अपने उत्पादित स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग को ऊपरी भाग में तेज अप्रदान क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। इसमें भी एक चित्र दिखाया गया है कहाँ कहाँ किस तरीके से गोखुर झील बनती है, निचला भाग कौन सा होता है, डेल्टा, विसर्प, मध्य भाग, उत्तरी भाग, नदी का स्रोत। इस चित्र के अनुसार इस व्यवस्था को आप देखिए जो नदी बहती है। प्रायद्वीप की अधिकतर नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा के जल पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी
धाराओं में बहने लगता है और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम तथा छिछली हुई हैं। प्रायद्वीप नदियों में से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। हिमालय की नदियाँ इस प्रकार से जो हिमालय की नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं, अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ हैं। इनमें मिलती हैं किसी नदी तथा सहायक नदी को नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से मानसरोवर झील के पास है। तिब्बत से इस नदी को सिंगी खम्बान कहा जाता है। यह नदी अपने उद्गम स्थान से पश्चिम दिशा में बहती है। भारत में इसका प्रवेश जम्मू कश्मीर से होता है। इस क्षेत्र में जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा जैसे सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं और सिंधु नदी पाकिस्तान, बलूचिस्तान और गिलगिट से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्रों में बाहर निकलती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में पठानकोट पाकिस्तान के पास मिलती हैं। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र के बहाव की दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसके फलस्वरूप ये दक्षिण की ओर बहने लगती हैं। अंत में कराची से पूर्व दिशा की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। सिंधु की नदी की विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह 2900 किलोमीटर लंबी है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के अपवाह क्षेत्र में है। शेष भाग पाकिस्तान में है। दोनों देशों ने जल विवाद से बचने के लिए सन 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब आता है गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी अपनी जल प्रणाली सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समीप गौमुख हिमनद के निकलती है और यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्राय में यह अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी के जानी जाती है। हरिद्वार के पास गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसमें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियां आकर मिल जाती हैं। ये सभी नदियां सहायक नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। ये गंगा के दाहिने किनारे पर समानांतर बहती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी के उद्गम नेपाल में हिमालय से हुआ है। यमुना इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती हैं और यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। प्रायद्वीप उच्च भूमि में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से चंबल, बेतवा और सोन सम्मिलित होती हैं। ये नदियाँ अर्ध शुष्क सेमी एरिड क्षेत्रों से निकलती हैं। इन नदियों की लंबाई कम होने के कारण साथ इनमें पानी की मात्रा भी कम होती रहती है। गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के जल के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फरक्का, पश्चिम बंगाल तथा बहती हैं। फरक्का गंगा नदी डेल्टा का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु है। फरक्का से प्रवेश कर गंगा नदी दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। इसमें इसकी एक वितरणी भागीरथी और हुगली दक्षिण दिशा में बहती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा मुख्यतः धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो ब्रह्मपुत्र के नाम नदी में मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के इस संगम को समुद्र में विलीन होने से पूर्व मेघना नाम से जाना जाता है। अंततः इन नदियों की विशाल जल शैली बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो अभी बताया गया है, इससे आगे प्रमुख नदियों के विषय में और प्रायद्वीप नदियाँ भी इसमें सम्मिलित होती हैं। जल विभाजक
निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है। पश्चिम तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित प्रायद्वीप भाग होता है। तो इनमें नदियों में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट के पश्चिम दिशा में बहने वाली अनेक छोटी छोटी नदियाँ और होती हैं। नर्मदा, तापी, ये ही दो बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ज्वारदत्त का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप नदियाँ अपवाह, द्रोणियाँ, आकार अपेक्षाकृत छोटी और प्रायद्वीप नदियों के मुख्य द्रोणी पर निम्नलिखित होती हैं, जैसे नर्मदा, तापी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी, कावेरी द्रोणी। जैसे कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत है से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। इसी प्रकार महानदी है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होता है और ये ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में है। इसी प्रकार गोदावरी नदी, गोदावरी सबसे प्रायद्वीप नदी, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट के ढालों में निकलती है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर यह बंगाल की खाड़ी से गिरती है। प्रायद्वीप नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के स्थित गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणिहंता, मांजरा, वैनगंगा तथा पैनगंगा। इनमें से मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा ये 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसी प्रकार नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के समीप है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के लिए क्रम से यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों को निर्मित करती हैं। जबलपुर के समीप संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गॉर्ज पर गिरती है। जहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात निर्मित करती हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इसमें से अधिकांश समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा त्रोड़ी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों को विस्तृत करती हैं। इसी प्रकार ताप्ती नदी भी। ठीक इसी प्रकार झीलें होती हैं। ये झीलें जो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले हिस्से में यहाँ एकत्रित हो जाता है तो उसे झील कहते हैं। विशाल आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। अधिकांश झीलें स्थायी होती हैं। कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है। अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें उदाहरणतः कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ की चादरों क्रिया करता है और इसके अतिरिक्त कुछ वायु नदियाँ मानवीय क्रिया विधियों के द्वारा भी झीलें बन जाती हैं। भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। ये खोकर झील, लैगून झील, मौसमी, कृत्रिम झील आदि कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो यहाँ बन जाती हैं। तो मौसमी झील मीठे पानी की झील भी होती है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं और इनमें निर्माण मुख्यतः हिमानी द्वारा होता है। हिमानी नदियाँ द्वारा गहरी द्रोणी में बनने वाली इस प्रकार की झीलों का निर्माण करती हैं तथा बाद में हिम पिघलने से ये द्रोणियाँ भर जाती हैं। और विपरीत जम्मू कश्मीर स्थित वूलर झील भूभाग क्रियाओं के निर्मित झील हैं। यह भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की अन्य महत्वपूर्ण झीलों में डल झील, नैनीताल, भीमताल, लोकटह तथा बड़ा पानी आदि हैं। मानव निर्मित कृत्रिम झील भी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित झील को मानव निर्मित कृत्रिम झील कहते हैं। इसका एक उदाहरण गुरु गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और गहराई कम है इसकी। तो झीलों का महत्व भारत में और मानव जाति के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। ये नदियाँ बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती हैं और बहुत अधिक वर्षा और सूखा हो इन दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए लाभप्रद होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय यहाँ से बाढ़ को रोकती हैं, वहीं सूखे मौसम पानी के बहाव और संतुलित करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत और उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये जलीय
तंत्र को संतुलित रखने के लिए आसपास क्षेत्रीय जलवायु को भी विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से आगे जो बताया जा रहा है इसमें कुछ झीलों से संबंधित प्रश्न हैं, जैसे एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची बनाइए। तो उन झीलों की एक्टिविटीज़ में जो है करेंगे आप इस काम को, और उन झीलों की जो प्राकृतिक झीलें और जो मानव द्वारा निर्मित झीलें उनकी एक लिस्ट बनाइए अलग अलग आमने सामने। जैसे प्राकृतिक झीलें दिखाई गई हैं वूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, वाराणसी, चिल्का, सांबर, पुलकित, ये प्राकृतिक झीलें हैं। और जो मानव के द्वारा निर्मित झीलें बनाई गई हैं उन झीलों में जैसे गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, माता टीला, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, ये मानव निर्मित झीलें हैं। नदियों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से होती है, नदी प्रदूषण क्या होता है, इन सब चीज़ों को इसमें दिखलाया गया है। तो इन झीलों को आप जो देखेंगे इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप करेंगे। ये प्रश्न इसमें इसके साथ उत्तर भी दिए गए हैं। और यहाँ पर ज्वारमुख, डेल्टा, गोमुखी, विसर्ब, अंतर्देशीय गुम्फित नदियाँ ये दिखाई गई हैं। तो इनको आप करेंगे, उनके प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप करेंगे, उनके साथ में उत्तर भी दिए गए हैं। तो इन प्रश्न और उत्तर दोनों को आप अपनी कॉपी में करेंगे और करके एक फ़ोटो सेंड करेंगे जिससे कि आप क्या कार्य कर रहे हैं इसका भी पता चल सके। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप नदियों में क्या अंतर होता है, दोनों इसमें दिखाए गए हैं। इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है, वो करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको भी आप करेंगे, क्योंकि संभव नहीं हो पाता कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप हम आपको कराएं। तो इस प्रकार से आज का काम ये पूर्ण होता है और इसको आप अपने कॉपी में कीजिएगा। कुछ और बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको भी अपने कोशिश कीजिए अपने आप करें। ठीक है, तो आज का काम पूरा होता है।